विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार। थॉट ऑफ द डे इज, आज का सुविचार, परिवार ही संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अर्थात आपको एक मजबूत परिवार की ज़रूरत होती है, क्योंकि अंत में वे ही आपको प्यार करते हैं और बिना कोई शर्त के आपका साथ देते हैं। आप अपने परिवार का चयन नहीं करते हैं, वे आपके लिए भगवान का उपहार हैं, जैसा कि आप उनके लिए हैं। इसलिए भले ही दूसरी चीज़ें हमको बदल दें, लेकिन हम शुरू और अंत दोनों परिवार के साथ ही होते हैं। धन्यवाद। Good morning. Today's word is effective. Effective का अर्थ है प्रभावी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। The soldiers gained effective control of the town. यानी सैनिकों ने शहर पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A medicine that is effective against the common cold. एक दवाई आम सर्दी के खिलाफ प्रभावी है। थैंक यू। नमस्कार। पजल ऑफ द डे। ऊँट की बैठक, हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दुम न बाल? इसका उत्तर है मेंढक। धन्यवाद। नमस्कार। अब आइए देखते हैं 11 दिसंबर को इतिहास के झरोखों से। 11 दिसंबर सन 1946 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आज ही के दिन सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की स्थापना हुई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के विशेष में हम जानकारी प्राप्त करेंगे
प्रति वर्ष मनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आइए जानें, प्रति वर्ष दुनिया भर में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी सन 2003 में। बच्चों, इस साल की थीम का उद्देश्य युवाओं के लिए पर्वतों का महत्व, पानी, आपदा जोखिम में कमी, भोजन, स्वदेशी लोगों और जैव विविधताओं के बारे में जानकारी से अवगत कराना था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास पे महत्व डालना था। आपको आज की जानकारी बहुत ही रोचक लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिसका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जिसका सही जवाब है अशोक चक्र। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, अशोक चक्र कहाँ अंकित है? सही जवाब है अशोक स्तंभ में। प्रश्न नंबर 3, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सारनाथ में। और अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका सही जवाब है 4। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा है? उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कविता है कुकड़ू को। कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कहे मुर्गा कुकड़ू को। कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कहे मुर्गा कुकड़ू को। उठो बच्चों आलस क्यों, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को। बोले मुर्गा कुकड़ू को। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की बाल कहानी का नाम है दिव्य ज्ञान। कृषा गौतमी श्रावस्ती के निर्धन परिवार में जन्मी थी। जितनी वह निर्धन थी उतनी ही सुंदर। सुंदरता के कारण उसका विवाह एक धनी व्यक्ति के साथ हो गया, लेकिन वह हमेशा उसका अपमान होता था। जब उसका पुत्र हुआ तो सम्मान होने लगा। समय बदला और उसके पुत्र की अचानक ही मृत्यु हो गई। गौतमी को इतना दुख हुआ कि वह विक्षिप्त हो गई। वह शव को छाती से लगाकर इधर उधर भटकने लगी। अंत में तथागत के पास पहुंची और पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। तथागत ने उससे कहा, तुम उस घर से सरसों के दाने ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी प्रत्येक घर गई, लेकिन कहीं ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई हो। वह समझ गई, इस संसार में जो आया है उसे मरना ही होगा। इस तरह तथागत ने गौतमी को दिव्य ज्ञान देते हुए उसकी समस्या का निराकरण किया। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है क्लासरूम सरप्राइजेज। अगर हम बड़े होकर भी पुरस्कार पाने पर इतना खुश हो सकते हैं तो क्या हमारे स्कूल के बच्चे और उनका बाल मन पुरस्कार पाने के लिए ललायत नहीं होता होगा? इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि बचपन में हम सब अपने स्कूल से पुरस्कार में मिली एक कटोरी भी सहेज कर रखते थे। पुरस्कार कितना महंगा है ये मायने नहीं रखता, पुरस्कार पाने की वजह मायने रखती है। हम अपने स्कूल में अपने छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए कुछ पेन, कॉपियां, पेंसिल, स्केच, टॉफी आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। बेहद कम खर्च में, अधिकतम 100 से 150 रुपए मासिक। बेहतर हो कि ये सब हमारे पास विद्यालय में पहले से उपलब्ध हो, ताकि जब मौका हो तो ढूंढना न पड़े, क्योंकि पुरस्कृत करने के लिए सही मौका और सरप्राइजेस का अलग महत्व होता है। हम पहले से कुछ भी प्लान न करें, विद्यालय में समस्त दैनिक गतिविधियां समान रूप से चलने दें। बस कभी कभी जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे उसे तालियों के साथ अचानक पुरस्कृत करें। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ेगा और उन्हें एक आस भी रहेगी कि उन्हें कभी भी पुरस्कृत किया जा सकता है और पुरस्कार पाने के लिए लगातार बेहतर करना है। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम
किसी एक एलो कोड कर लेकर गतिविधि की चर्चा करते हैं। आज जिन एलो कोड पर हम बात करने वाले हैं वो है H410 एंड 411, अर्थात पढ़कर समझना। कक्षा 4 और हिंदी विषय के इस एलो कोड को प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में करा सकते हैं। चूंकि इस लर्निंग आउटकम में पढ़कर समझने की बात कही जा रही है, इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम छात्रों में पठन क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके लिए शिक्षक एक गतिविधि अपना सकते हैं कि आप पहले छात्रों के साथ कोई एक छोटी सी कहानी सुनाएं। ध्यान रहे कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो और यदि संभव हो तो छात्रों की परिचित कहानी होनी चाहिए। जब आप इस कहानी को सुना रहे होंगे, छात्र ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसे ही कहानी पूरी हो जाए उसके बाद आप छात्रों से पूछें, एक एक करके छात्रों से ये पूछें कि उनको कहानी में क्या अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वो क्या था, यानी वो अंश, वो लाइन या वो शब्द क्या थे। छात्र जो भी बताएं उनको एक बोर्ड पर लिखते चले जाएं, जिस क्रम में भी वो बता रहे हैं। अब छात्रों से पूछें कि इन शब्दों और इन अंशों को मिलाकर क्या वैसी ही कहानी बन पा रही है जैसी सुनाई गई थी। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा था। छात्रों से थोड़ी सी चर्चा करें और उन्हें थोड़ा और प्रेरित करें। आप देखेंगे छात्र उन घटनाओं को, उन लाइनों को या उन शब्दों को स्वयं सही क्रम में लगाना आरंभ कर देते हैं और आप देखेंगे कि उसी प्रकार से जैसी कहानी आपने सुनाई थी, लगभग वैसी ही कहानी फिर से तैयार हो जाती है। अर्थात अब जो कुछ उन्हें सुनाया गया था वो पढ़ने के बाद उनको समझ में आ गया है। ठीक यही प्रक्रिया जिस पाठ को भी आप पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ाने के दौरान अपनाएं। आप देखेंगे कि जब छात्रों के साथ चर्चा होती है तो वे उसको सही क्रम में लगाना सीख जाते हैं। गतिविधि की रोचकता को बनाए रखने के लिए आप इस प्रकार की कहानियों का चयन करें जिसमें छात्रों को मजा आए। जब आप इस तरह से कर रहे होंगे, छात्रों को प्रेरित कर रहे होंगे और छात्रों के समक्ष यह चुनौती उत्पन्न होगी कि सही क्रम क्या है, किस बात को पहले कहना है, किस बात को बाद में कहना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जब छात्र अपनी बात कह रहे हो तो आप उनकी बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनें। आप देखेंगे छात्र अपनी बेहतर तरीके से प्रस्तुति दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को आप करा सकते हैं। हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को, कराते रहें गतिविधियां। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।